गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ARS ड्रीम केयर। पिछले वीडियो में हम वर्तनी के सेकंड पार्ट को समझे थे। आज हम वर्तनी के थर्ड पार्ट को समझेंगे। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आता है कि स्पेलिंग किसे कहते हैं। मैं पिछली वीडियो में बता चुकी थी कि वर्तनी को हम क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि स्पेलिंग किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कोई पूछता है हमसे कि एप्पल का स्पेलिंग बोलो, तो बच्चे बताते हैं या कोई भी बताता है कि APPLE, ये क्या हुआ, स्पेलिंग हुआ। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेलिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए डॉग है, तो अगर DOG ये क्या हुआ, स्पेलिंग हुआ। तो स्पेलिंग को हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शिरोरेखा और दूसरा टॉपिक है अनुस्वार और चंद्रबिंदु। तो इन दोनों टॉपिकों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला नंबर है हमारा शिरोरेखा, यानी शिरोरेखा किसे कहते हैं। चलिए समझ लेते हैं कि शिरोरेखा किसे कहते हैं। अगर हम किसी भी कोई भी वाक्य लिखते हैं या शब्द लिखते हैं, तो वाक्यों और शब्दों के ऊपर क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही है, यहाँ पर मैं लिखी हूँ आंगन, तो आंगन लिखी हूँ, आंगन पर एक लाइन खींची हूँ, यानी एक रेखा खींची हूँ। इसी रेखा को क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख भी चुकी हूँ कि किसी भी शब्दों के ऊपर जो हम रेखा यानी कि लाइन, रेखा यानी कि लाइन, तो किसी भी शब्दों के ऊपर जो हम लाइन खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। क्लियर हुआ कि किसी भी वाक्य ये हो या शब्द हो, उसके ऊपर जो हम लाइन खींचते हैं यानी जो रेखा खींचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखी हूँ कि मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि मैं, सॉरी देखिए, मैं लिख रही हूँ, मान लीजिए यहाँ पे लिख ली। तो यहाँ पर जो लाइन है मैंने नहीं खींचा है, तो ये अगर मैं लाइन नहीं खींचती हूँ तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा वाक्य गलत हो जाता है। अगर हम किसी भी शब्द पर अगर रेखा नहीं खींचते हैं तो वो हमारा शब्द गलत माना जाएगा, व्याकरण की दृष्टि से वो शब्द गलत माना जाएगा। ये छोटे बच्चे क्या, बहुत से टीचर भी ये गलतियां कर देते हैं कि जो शब्दों के ऊपर लाइन खींचना भूल जाते हैं या आधा अधूरा लाइन को खींचते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारा शब्द जो है वो गलत माना जाएगा व्याकरण की दृष्टि से। तो इसीलिए यहाँ पर मैं है तो मैं पर शिरोरेखा खींच देते हैं, और यहाँ पर लिख, यहाँ पर शिरोरेखा खींचा गया, रही, यानी ऊपर जो हम लाइन खींचते हैं किसी शब्द के ऊपर उसे हम क्या कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो दूसरा हमारा टॉपिक है अनुस्वार और चंद्रबिंदु। अनुस्वार और चंद्रबिंदु, तो ये देखिए, जैसे अंग, अंग की मात्रा होता है, जैसे यहाँ पे कंग, अब क पे हम अंग की मात्रा लगाएंगे तो ये कंग हो गया। तो ये जो हमारा मात्रा है ये क्या है, अनुस्वार है। ये जो मात्रा है हमारा अनुस्वार है, और इस मात्रा को हम क्या कहते हैं, चंद्रबिंदु कहते हैं। तो अब हम अनुस्वार, ये है, अब हम अनुस्वार और चंद्रबिंदु का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है इसके बारे में समझेंगे। प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके जाएंगे तो अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। ये एग्जाम में जो वर्तनी जो टॉपिक है ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मान लीजिए कितना भी लिख क्यों न दे, कितना भी लिख क्यों न दे, अगर वहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे हमारा वर्तनी ही अगर गलत हो जाता है तो लिखने का कुछ फायदा नहीं है, उसका कुछ फायदा ही नहीं है, कुछ नंबर ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम लिख रहे हैं, जितना भी शब्द लिख रहे हैं, तो वहां पे वर्तनी हमारी जो अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वर्तनी पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। तो यहाँ पर आज के टॉपिक में हम वर्तनी ही सीख रहे हैं, तो इसीलिए हम, तो आप अगर वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे तो वर्तनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आप वीडियो को स्किप करके ना जाइए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप वर्तनी को अच्छी तरह से समझ पाए। तो यहाँ पर है अनुस्वार और चंद्रबिंदु। जैसे मैं यहाँ पर लिखी हूं हाथ, तो ये क्या है, ये है हमारा चंद्रबिंदु। हाथ, मुंह,
आंगन इत्यादि। तो यहाँ पर चंद्र बिंदु का ही प्रयोग होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर चंद्र बिंदु और अनुस्वार की दुविधा, यानी कहाँ पर चंद्र बिंदु लगाए और कहाँ पर अनुस्वार लगाए। ये जो दुविधा होता है, यानी जो डाउट है हमारे दिमाग में कि कहाँ पर चंद्र बिंदु और कहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, इस डाउट को अब चलिए क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिखी हूँ मैं और यहाँ पर मैं, तो अगर कभी भी मैं लिखा रहे तो वहां पर भी हमें ये अनुस्वार देना अनिवार्य होता है। अगर हम अनुस्वार नहीं देंगे तो ये जो हमारा शब्द है वो गलत माना जाएगा। तो कभी भी अगर मैं लिखते हैं वहां पर अनुस्वार देना अनिवार्य है। अगर हम अनुस्वार देंगे तभी ये जाकर हमारा शब्द व्याकरण की दृष्टि से सही होगा। मैं लिखते हैं, मैं के पास में भी यहाँ पर भी ऊपर भी हमें अनुस्वार देना जरूरी है। तो ये जो है, मान लीजिए यहाँ पर है लिख दिए कि राम जा रहा है। जैसे यहाँ पर एक वाक्य लिखती हूँ कि राम जा रहा है, तो ये भी है। वे लोग जा रहे हैं, यहाँ पे भी है। दोनों तो है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ये वाक्य जो है ये बहुवचन में है। तो अगर कभी भी वाक्य बहुवचन में आता है, यानी है का प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है, तो वहां यहाँ पर बिंदु देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर बिंदु देना अनिवार्य है। अगर ये जो है बहुवचन के लिए प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर अनुस्वार देना अनिवार्य होता है। अगर एक वचन के लिए प्रयोग होता है तो वहां पर हम है के जगह पर अनुस्वार नहीं देंगे। ये श्रृंगार है, सिंदूर है इत्यादि ऐसे जो शब्द होते हैं वहां पर अनुस्वार देना अनिवार्य होता है। अब आ जाते हैं, दूसरा है स्त्रीलिंग शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साड़ियाँ, तिथियां, ये साड़ी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तिथि जो शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर यहाँ पर साड़ी लिखेंगे, साड़ी, तो ये क्या हुआ, अगर यहाँ पर हम साड़ी लिखे हैं तो ये एक साड़ी का बोध होता है। इस शब्द से एक साड़ी का बोध होता है, और साड़ियाँ यानी बहुत से साड़ी का बोध हुआ। यहाँ पे जो साड़ी है वो एक से अधिक है, इसका कोई गिनती नहीं कि कितनी है। तो ये क्या है, बहुवचन में है। तो कभी भी स्त्रीलिंग शब्द अगर बहुवचन में आता है तो वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। और यही भी देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि साड़ी, तो ये जो है बड़ी ई की मात्रा है। साड़ी में क्या है, बड़ी ई की मात्रा है। अगर इसी को हम बहुवचन में बदल देते हैं तो ये जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगा। तो कभी भी स्त्रीलिंग शब्द में अगर हम बड़ी ई की मात्रा है, अगर वो एक वचन में रहेगा और उसको बहुवचन में बदलेंगे, इस शब्द का कौन सा रहेगा, शब्द स्त्रीलिंग रहेगा। अगर शब्द एक वचन में है तो वहां पर बड़ी की मात्रा, अगर वही शब्द बहुवचन में जाएगा तो छोटी की मात्रा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर साड़ी बहुवचन में, एक वचन में क्या था, बड़ी की मात्रा से था, और बहुवचन में यहाँ पर छोटी की मात्रा से हो गया। तो ये तो एक क्लियर हो गया इसमें। और यहाँ पर कभी भी क्या होगा, ये यहाँ पर चंद्र बिंदु का ही प्रयोग होता है। तो जैसे साड़ियाँ हैं, तिथियां हैं, यहाँ पर क्या है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है अगर शब्द स्त्रीलिंग हो और बहुवचन में हो तो। तीसरा है अनुस्वार युक्त तत्सम शब्दों का तद्भव रूप। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, और हिंदी के शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं देख लेती हूँ, अनुस्वार युक्त तत्सम शब्दों का तद्भव रूप प्रायः चंद्र बिंदु के साथ आता है। जो तत्सम रूप है वो प्रायः क्या होता है, अगर तद्भव में जाएगा तो वो चंद्र बिंदु के साथ में आएगा। जैसे चंद्र, यहाँ पर चंद्र मतलब चांद ही होता है, और यहाँ पर चांद, तो ये क्या है, ये जो हमारा है ये संस्कृत का शब्द है चंद्र,
और ये क्या है, तद्भव यानी हिंदी का शब्द है। अगर यही शब्द हिंदी के शब्द में हो गया यानी तद्भव में बदल गया, तो अगर वहां पे बदलाव हो जाएगा, तद्भव में संस्कृत के शब्द अगर हिंदी के शब्द में परिवर्तित होगा तो वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। ये है दंत, ये क्या है, तद्भव शब्द है यानी संस्कृत का शब्द है। अब इसी तद्भव शब्द को अगर हम नहीं सॉरी इसी तत्सम शब्द को अगर हम तद्भव शब्द बनाएंगे तो यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। दंत यानी दांत, आइए यहाँ पर दांत लिखे हैं, ठीक। पंच यानी पांच, पंच यानी पांच, ये क्या है, तद्भव है, और तत्सम है, आइए क्या है, तद्भव है, यानी ये संस्कृत का शब्द है और ये हिंदी का शब्द है। तो कभी भी कोई भी शब्द अगर संस्कृत के शब्द से अगर हिंदी का शब्द होता है तो उसे तत्सम से तद्भव में जाता है, तो वहां पर क्या करेंगे, चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अब चौथे नंबर पर आ जाते हैं, दीर्घ स्वरों वाले बहुवचन शब्दों के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ स्वरों वाले बहुवचन शब्दों के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो दीर्घ स्वर वाले, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दुकानों, चिन्हों, करें, लिखे, ये क्या है, दीर्घ स्वर यानी एक ही मात्रा। तो यहाँ पे दुकानों यानी एक दुकान नहीं है, बहुत सारे, यहाँ पर एक दुकान नहीं है, बहुत सारे दुकान है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है दुकान का, ये बहुवचन जो शब्द है, तो बहुवचन पर यहाँ पर क्या करेंगे, हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ये चिन्ह, एक चिन्ह नहीं है, बहुत सारे चिन्हों को यहाँ पर संबोधित किया जाता। इस शब्द से बोध हो रहा है कि यहाँ पर चिन्ह जो है वो बहुत सारे हैं, यानी ये जो चिन्ह शब्द है वो बहुवचन में बदला। तो अगर कभी भी जो शब्द रहेंगे अगर बहुवचन में बदलते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर बिंदु का प्रयोग करेंगे। जैसे करे, लिखे, शब्दों, समितियों, पदों इत्यादि। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो अगर आप सभी को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।